गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ मैरिज मुस्लिम्स में। ठीक है, मतलब मुस्लिम्स मैरिज कितनी तरह की होती है, कैसी तरह की होती है, वो हम देखेंगे। उसमें कौन कौन सी है, सही, फासिद, बातिल और म्यूता मैरिजेस। ये डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि सही कौन सी है, फासिद कौन सी है, बातिल कौन सी है, या म्यूता क्या है, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और क्या एसेंशियल्स हैं। अब देखिए, एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज के एक मुस्लिम मैरिज को वैलिड होने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं कि एक मुस्लिम होना चाहिए साउंड माइंड का, ठीक है, अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट है देयर शुड बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ 2 अडल्ट मेल विटनेसेस। मतलब जब उन्होंने बोला, हम देखते हैं ना कि कबूल है कबूल है कबूल है, ऐसे शादी में होता है। तो जब एक पर्सन ऑफ़र देता है कि भाई हम आपसे शादी करना चाहते हैं, तब वो बोलता है ना कि कबूल है या ना कबूल है। तो वो मतलब कि जब पूछा ऑफ़र, एक्सेप्टेंस मतलब कबूल है, तो ये होना चाहिए 2 अडल्ट मेल विटनेसेस की प्रेजेंस में। ठीक है, और अगर आपके पास 2 मेल विटनेसेस नहीं हैं तो 1 मेल और 2 फीमेल, मतलब मुसलमानों में 1 मेल के बदले 2 फीमेल होनी चाहिए। 1 मेल इक्वल टू 2 फीमेल है। इनइक्वालिटी थोड़ी है ही, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरह से है, याद रखने के लिए। ठीक है, और एक जो मुसलमान हो वो साउंड माइंड हो और मेजर हो। ठीक है, फिर इन शिया लॉ विटनेसेस आर नॉट नेसेसरी। शादी के टाइम शिया लॉ में विटनेसेस की ज़रूरत नहीं होती, इनकी डिवोर्स के टाइम होती है। फिर क्या, जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मस्ट बी एट 1 एंड ऑन द सेम मीटिंग। मतलब एक ही टाइम पर सेम मीटिंग में होना चाहिए। अभी ही उसने बोला, पूछा और अभी ही उन्होंने कबूल है, ये नहीं कि आज पूछा और कल बता रहे हैं। ठीक है, अगर तो पार्टीज़ मेजर हैं वो खुद ही से ऑफ़र देंगी और एक्सेप्टेंस देंगी, लेकिन अगर वो पार्टीज़ माइनर्स हैं या ल्यूनेटिक्स हैं तो उनके गार्जियंस जो हैं उनके बिहाफ पे वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब उनके बिहाफ पे उनकी शादी में मंजूरी कबूल है, दे सकते हैं। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ मैरिजेस, मुस्लिम मैरिज किस तरह की होती है। एक तो रेगुलर मैरिज जो अभी हमने ऊपर देखी, नॉर्मल मैरिज जिसकी एसेंशियल्स होती हैं, और एक होती है म्यूता मैरिज। अब म्यूता मैरिज ये होती है, वो एक टेम्पररी मैरिज है। टेम्पररी मतलब परमानेंट मैरिज नहीं होती, बहुत थोड़े टाइम के लिए ही बनती है। ये जो मैरिज है ये सिर्फ शिया में ही होती है, सुन्नी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसमें एक शिया मेल म्यूता मैरिज कर सकता है उस औरत से जो किस किस रिलीजन की हो, मुस्लिम रिलीजन की, क्रिश्चियन रिलीजन की, जूइश रिलीजन की, और उस रिलीजन वाली विमेन की जो फायर वर्शिप करती हो। ठीक है, इन 4 रिलीजन्स को छोड़ के और किसी औरत के साथ एक मेल, शिया मेल, म्यूता मैरिज नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरा क्या है, शिया जो विमेन है वो भी म्यूता मैरिज नहीं कर सकती नॉन मुस्लिम के साथ। मतलब एक औरत को, जो मुसलमान है, उसको तो सिर्फ मुस्लिम के साथ ही म्यूता मैरिज करने की परमिशन है, लेकिन एक मेल के पास 4 ऑप्शंस हैं। अब म्यूता मैरिज के एसेंशियल्स क्या हैं कि उनका जो कोहैबिटेशन का पीरियड होता है, मतलब कि जो टाइम पीरियड उन दोनों को साथ रहना होता है वो फिक्स्ड होता है। डावर जो होता है, जो मेहर होता है, वो उनका फिक्स्ड होता है। अगर तो डावर स्पेसिफाइड है और टर्म स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब कि उन्होंने ये तो बोला कि हम इतने पैसे देंगे, लेकिन ये नहीं कि कितने टाइम तक हमें साथ रहना है। तो जब हम एक पक्की शादी करते हैं तब हम कभी भी नहीं कहते कि हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए शादी करते हैं, हम जन्मों जन्मों वाली बात करते हैं। तो उन वाली शादियों में आप ये कहोगे कि जिसमें टर्म स्पेसिफाई नहीं होता, आपकी इंटेंशन तो चाहे म्यूता मैरिज की थी लेकिन टर्म स्पेसिफाइड नहीं था, तो वो हम मानेंगे कि वो परमानेंट या रेगुलर मैरिज हो गई है। अगर आपकी डावर जो थी वो स्पेसिफाइड नहीं थी तो वो कौन सी शादी होएगी, वो आपकी वॉइड मैरिज हो जाती है। ठीक है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, उसको में कोई लीगल राइट्स या कुछ भी नहीं आते हैं। क्लियर हो गया। बेसिकली म्यूता मैरिज का यही एक फंक्शन है कि कोहैबिटेशन पीरियड जो होता है ना, बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये फिक्स्ड होता है इनका कि इतने टाइम तक ही हम साथ में रहेंगे। ये ज़्यादातर ना उन लोगों के लिए भी होती थी जो पहले पहले बहुत दूर दूर तक जाते थे, वो डेजर्ट्स में रुके हैं, यहाँ रुके हैं, तो वहाँ पे उनके एंटरटेनमेंट के लिए ये छोटे थोड़े टाइम के लिए ये शादियाँ की जाती थी, या बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, ऐसी ऐसी ये शादियाँ होती थी। ठीक है, अब एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज, ये कितने तरह की है। ये वैलिड मैरिज है, इरेगुलर मैरिज है और वॉइड मैरिज है। इनके ये जो नाम है जो मुस्लिम लॉ में होते हैं, ये याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है
कि सही कौन सी मैरिज है, फंसी हुई कौन सी मैरिज है और बातिल कौन सी है। अब ये फासिद से आपने देखा ना, फंसी हुई, इसका मतलब बीच बिचाले जो मैरिज है जो आपकी वैलिड भी हो सकती है, वॉइड भी हो सकती है, वो वाली मैरिज जो होती है हम उसको फंसी हुई मैरिज कहते हैं, मतलब फासिद मैरिज कहते हैं। ये याद करने के लिए आपकी ये ट्रिक है कि फासिद से फंसा हुआ मतलब बीच की मैरिज। सही तो मतलब वैलिड हो ही गया, बातिल हो गया वॉइड आपका। ठीक है, वैलिड मैरिज कौन सी होती है? वैलिड मैरिज वो होती है जिसमें जो आपके एसेंशियल कंडीशंस हैं वो सारे के सारे परफॉर्म होते हैं। अब ये एक वाइफ पर राइट्स देती है, किस चीज़ का? ये वाइफ को एक राइट देती है डावर का, मेंटेनेंस का और रेजिडेंस का। मतलब उसका जो डावर फिक्स हुआ था वो भी देना पड़ेगा, उसका खाने पीने का खर्चा भी देना पड़ेगा और उसे रहने के लिए जगह भी देनी पड़ेगी। और बदले में ये भी एक वाइफ के ऊपर कंडीशंस इम्पोज करता है कि उसको भी अपने हस्बैंड के लिए फेथफुल रहना पड़ेगा, ओबीडियंट रहना पड़ेगा, और जो भी कोई और कंडीशन होती है जो एक शादीशुदा ज़िंदगी में होती है वो करनी पड़ेगी। एंड इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ेगा जब शादी के बाद मतलब अगर डिवोर्स हो जाता है या डेथ हो जाती है तो दोनों के पास कुछ राइट्स बन जाते हैं, कुछ म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस बन जाती हैं जो एक सही शादी में उन्हें परफॉर्म करनी पड़ती हैं। ठीक है, इर्रेगुलर मैरिज कौन सी होती है? फंसी हुई मैरिज जिसमें आपकी कुछ जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं मैरिजेस के वो परफॉर्म नहीं होते। अभी हमने देखा था ऊपर क्या क्या एसेंशियल्स हैं, तो वही वाली बात है कि विटनेस चाहिए थे लेकिन विटनेस नहीं था। ठीक है, 5th मैरिज वाइफ हो गई। अभी एक मुस्लिम को 4 वाइफ को ही अलाउड है, 4 शादियां ही कर सकता है। अब लेकिन उसने 5वीं शादी और कर ली, तो ये क्या हुआ? ये फंसी हुई शादी है, अब इसकी कोई वो नहीं है, लीगल राइट्स नहीं आए हैं। तो क्या कर सकता है ये? अगर मान लो 4 वाइफ में से 1 2 3 जो 4 बीवी है उसमें से सेकंड वाली को डिवोर्स दे देता है तो इसकी तो 3 बीवियाँ ही रह जाएंगी और जो 5th वाइफ थी वो उसकी 4th वाइफ हो जाएगी। तो उस तरह से ये जो आपकी इर्रेगुलर शादी थी ये रेगुलर हो जाती है। तो ऐसी ऐसी मतलब ये फासिद शादियाँ वो हो गई जिसमें कुछ ऐसा ग्लिच होता है, अगर आप उसको रिमूव कर दो तो वो शादी आपकी वैलिड शादी हो जाती है। मैरिज विद द वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, अगर कोई वुमेन जो थी वो इद्दत परफॉर्म कर रही थी, अपना उस पीरियड के थ्रू जा रही थी, उस टाइम भी वो शादी नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि वो देखने के लिए होता है, बच्चे की लेजिटिमेसी चेक करने के लिए होता है, तो उस टाइम पर उन्हें शादी करना अलाउड नहीं होता है। फायर वर्शिपर के साथ भी एक उसकी वैलिड मैरिज नहीं होती, लेकिन अगर फायर वर्शिपर जो है वो अपना रिलीजन चेंज कर ले तो वो आपकी इर्रेगुलर शादी फिर रेगुलर हो जाती है। ठीक है, फिर मैरिज आउटकम ऑफ बार ऑफ अनलॉफुल कंजंक्शन, ये वाली जो शादी होती है ये भी आपकी इर्रेगुलर शादी होती है। इर्रेगुलर शादी के कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होते बिफोर कंज्यूमेशन, लेकिन अगर कंज्यूमेट हो जाए एक शादी तो वो लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस को सपोर्ट करती हैं, वो उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अब आपकी आती है वॉइड और बातिल मैरिज। ये क्या है? ये पहले से ही अनलॉफुल होती है, मतलब स्टार्टिंग से ही इस मैरिज का कोई भी लीगल कुछ है ही नहीं, लेना देना होता ही नहीं है, कोई सिविल राइट नहीं होते, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होते दोनों पार्टी के बीच में, ना ही उस वॉइड मैरिज से पैदा हुए बच्चे लेजिटिमेट होते हैं, मतलब इसका मतलब इलेजिटिमेट होते हैं, नाजायज़ होते हैं, जो हम हिंदी में बोल देते हैं। अब वो कौन सी मैरिजेज होती हैं वॉइड मैरिजेज? मैरिज थ्रू फोर्स कंसेंट, जब किसी से ज़बरदस्ती हामी भरवा के शादी करवाई जाए तो उस मैरिज को वॉइड कहते हैं। या कौन सी मैरिज जो प्रोहिबिट होती है, कौन से ग्राउंड पे? कंसेंजुनिटी, एफिनिटी, फॉस्टरेज। अब ये तीनों हम देखेंगे आगे कि ये क्या क्या हैं जो एक मैरिज को वॉइड बनाते हैं। अभी आपने देखा कि ऊपर जो 3 जो हमने देखे, वैलिड, इरेगुलर और वॉइड, ये तीनों क्लासिफिकेशन जो हैं ये सुन्नी रिकॉग्नाइज़ करता है, लेकिन शिया उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। शिया सिर्फ किस मैरिज को रिकॉग्नाइज़ करता है? वैलिड मैरिज को और वॉइड मैरिज को। वही हो गया कि हमने हमारी 3 मैरिज हो गई, वैलिड, इरेगुलर और वॉइड। तो सुन्नी में तो ये तीनों मैरिज हो गई, लेकिन आपके शिया में सिर्फ वैलिड मैरिज होती है और वॉइड मैरिज होती है। इरेगुलर का शिया से कुछ नहीं लेना। थोड़ा सा जो शिया है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें करता है, अगर ओवरऑल देखें तो आप अगर कहीं पे आपको लगे कि अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी या थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन किसी अगर उसमें लगता है कि किस में होगा और आप पेपर में ऐसे फंस जाते हो, तो ज़्यादातर आप उसे शिया ही मार्क कर सकते हो, क्योंकि शिया का है थोड़ी सी आइडियोलॉजी अलग है। फिर अब ये क्या कहता है कि मेयरली अगर सारी एसेंशियल्स हो रहे हैं मुस्लिम मैरिज के, तो वो एक मैरिज को तभी भी वैलिड नहीं कर देता
उधर एक कोई भी लीगल बार नहीं होना चाहिए। अब लीगल बार कितने तरह के हैं, एक एब्सोल्यूट बार है और एक रिलेटिव बार है। एब्सोल्यूट बार अगर होगा तो वो तो मैरिज को वॉइड कर देगा, और अगर रिलेटिव बार होगा तो वो क्या करेगा, आपका मैरिज को इर्रेगुलर करेगा सुन्नी में, क्योंकि शिया में तो इर्रेगुलर है ही नहीं, और शिया में क्या करेगा, वो वॉइड कर देगा। ठीक है, अब देखिए एब्सोल्यूट बार्स में क्या क्या होता है, कंसेंजुनिटी, एफिनिटी, फॉस्टरेज। अब ये तीनों क्या है, इसका मतलब अगर कोई भी शादी आप इस तरह से नहीं कर सकते, ये एक रिलेशंस जो है एक आदमी को प्रोहिबिट करते हैं शादी करने से। अब मतलब ब्लड रिलेशनशिप, कंसेंजुनिटी मतलब हो गया ब्लड रिलेशनशिप से जो भी कोई आपका रिलेशन बनता है उससे आप शादी नहीं कर सकते, जैसे कि हिज मदर एंड ग्रैंड मदर, माँ के साथ खून का रिश्ता हो गया, उससे आप शादी नहीं कर सकते। हिज डॉटर और ग्रैंड डॉटर, बेटी से खून का रिश्ता हो गया, उससे आप शादी नहीं कर सकते। हिज डॉटर, बहन से खून, हिज सिस्टर, बहन से खून का रिश्ता हो गया, उससे आप शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है, हिज नीस, उससे खून का रिश्ता हो गया, उससे शादी नहीं कर सकते हो। तो जो भी खून के रिश्ते वाले से जो रिलेशनशिप बनते हैं उनसे आप शादी ऐसे नहीं कर सकते। इश्यूज फ्रॉम सच मैरिज आर इलेजिटिमेट। ये आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके देखने के लिए, मेंस में या प्रीलिम्स में इतनी डेप्थ में ये नहीं जाते। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपसे इसका मीनिंग ही पूछ सकते हैं, या कौन कौन से वो 3 टर्म्स हैं यही पूछ सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ही रेयर है कि ये आपसे पूछें कि कौन कौन सा है कि इससे होगी या नहीं होगी। काफ़ी मतलब अगर टफ़ पेपर ही आ रहा है तभी ये आ सकता है, नहीं तो वैसे बहुत कम चांसेस है। टफेस्ट पेपर्स में भी कम ही आया है ये। फिर एफिनिटी, एफिनिटी कब होती है, जब विच ईदर पार्टी हैज़ एज अ रिजल्ट ऑफ किनशिप रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय अनदर मैरिज। अगर कोई एक शादी जो है उससे आपको जो एक रिलेशन मिलता है उससे आप शादी नहीं कर सकते। मतलब आप अपनी वाइफ की मम्मी से शादी नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपको रिलेशन कैसे मिला, शादी करने से। अपनी वाइफ से आपने शादी करी तभी उसकी मदर से आपका रिलेशन बना, नहीं तो कौन थी वो आपके लिए, तो उनसे आप शादी नहीं कर सकते। अपनी वाइफ की डॉटर से आप शादी नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है कि शादी से पहले आप करते हो किसी से शादी जिनकी कोई बेटी हो, पहली शादी से कोई बच्ची हो, तो उससे आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो शादी से आपका उनके रिलेशन बना है और इनडायरेक्टली आप भी उसके फादर हो। ठीक है, वाइफ ऑफ हिज सन। अब वाइफ जो अपने लड़के की बीवी के साथ भी आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी उसका रिलेशन एक शादी से बना था और आपका भी उस वाइफ से रिलेशन शादी से बना है। तो ऐसी जो एफिनिटी का मतलब है कि जब कोई भी आपका रिलेशन बनता है शादी से किसी पर्सन के साथ, तो उनसे आप शादी नहीं कर सकते हो। अब फॉस्टरेज, फॉस्टरेज का मतलब क्या होता है, जब when a woman other than its own mother has suckled a child under the age of 2 years, जब कोई एक औरत एक बच्चे को फीड करती है जो कि 2 साल से छोटी उम्र का था, तब वो औरत उस बच्चे की फॉस्टर मदर हो जाती है। ठीक है, तो एक बंदा अपनी फॉस्टर मदर के साथ या फॉस्टर उनकी डॉटर के साथ या अपनी सिस्टर के साथ शादी नहीं कर सकता। फॉस्टर मतलब एक विमेन जिसने अपने एक मतलब अपना खून नहीं था, किसी और के बच्चे को अगर पाला है, पोसा है, उसे दूध पिलाया है, तो उस औरत के साथ वो शादी नहीं कर सकता। अपनी फॉस्टर सिस्टर के साथ वो शादी नहीं कर सकता। ठीक है, अब रिलेटिव बाज, रिलेटिव बाज क्या थे कि वो जो होते हैं आपके टेम्पररी नेचर के होते हैं। ठीक है, ये जो मैरिज होती है, दस एन इरेगुलर मैरिजेस कैन बिकम अ वैलिड मैरिज। जो रिलेटिव बाज होते हैं ये आपके हटा के एक जो शादी होती है हम उसको वैलिड मैरिज भी कर सकते हैं। आपने अभी पीछे हमने क्या देखा था, लेकिन जो एक रिलेटिव मैरिज होती है वो वॉइड होती है शिया लॉ में। अब ये कौन कौन से बार्स होते हैं, ये होते हैं जैसे अनलॉफुल कंजंक्शन, अ मैन कैन नॉट मैरी 2 वाइफ्स हु आर रिलेटेड, कैसे, कंसेंजुनिटी से, एफिनिटी से, फॉस्टरेज से। अगर 2 औरतों का एक दूसरे से रिश्ता कंसेंजुनिटी से है या एफिनिटी से या फॉस्टरेज से है, तो वो इंसान उन दोनों औरतों से उस टाइम पर शादी नहीं कर सकता। मतलब एक आदमी अपनी बीवी की बहन से शादी नहीं कर सकता जब तक कि वो औरत उसकी बीवी है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज वाइफ। मतलब वो डिवोर्स देने के बाद शादी लेकिन कर सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है कि भाई फिफ्थ वाइफ से अगर वो शादी करता है वो भी आपकी रिलेटिव बार है कि वहाँ पे आपकी शादी अभी सही नहीं मानी जाती है, वो इरेगुलर होती है, प्रॉपर विटनेसेस नहीं होते। मुस्लिम मेजर से अगर शादी कराई जाती है विदाउट हिज कंसेंट, रिलीजन में डिफरेंस होता है, जो विमेन होती है वो इद्दत में अंडरगो कर रही होती है, रूल ऑफ पिलग्रिमेज लग जाता है, या एक आदमी अपनी डिवोर्स की हुई बीवी से भी इमीडिएटली दोबारा शादी नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है कि आज ए ने बी को डिवोर्स दे दिया, ठीक है, अब बी को पहले सी से शादी करनी पड़ेगी, इसके साथ मैरिज कंज्यूमेट करनी पड़ेगी, फिर डिवोर्स लेना पड़ेगा, फिर दोबारा बी सी और ए जो है वो शादी कर सकते हैं। मतलब एक बीच में पूरी वैलिड लीगल शादी कंप्लीट होनी चाहिए कंज्यूमेशन के साथ, तभी उनकी शादी वापस अलाउड है, ठीक है। अब ये इफ़ेक्ट्स ऑफ मैरिजेस आपके क्या हो गए कि एक शादी वैलिड होती है, वॉइड होती है या इरेगुलर होती है। वैलिड में आपके लीगल राइट्स दिए जाते हैं हस्बैंड वाइफ को, चिल्ड्रन जो होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं। वॉइड मैरिज में कोई मैरिज नहीं होती और चिल्ड्रन आपके इलेजिटिमेट होते हैं। इरेगुलर मैरिज में कोई इफ़ेक्ट नहीं है बिफोर कंज्यूमेशन, लेकिन अगर कंज्यूमेशन हो जाती है तो वाइफ जो होती है वो एंटाइटल हो जाती है डावर के और ऑब्जर्व करने के इद्दत के। इसमें जो बच्चे होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं और उनके पास राइट्स होते हैं अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।